हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल BM's एजुकेशन क्लास 8। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ बाय भारतन पब्लिकेशन का। आज हम करने वाले हैं लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पार्ट नंबर 2। आई होप कि आप सभी ने पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा। वही सेम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ओरल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे और इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार की सीरीज अगर आप कंटिन्यू होकर देखना चाहते हो यार, इस चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे यार। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछले क्लास में लैंड स्लाइड में छोड़ा तो बात कर रहे हैं सबसे पहले लैंड स्लाइड्स के बारे में। देखिए, लैंड स्लाइड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक मास मूवमेंट होता है, यहाँ पर एक हिलावट होती है, एक हिलावट होती है, एक मूवमेंट होता है। बोले तो एक मास मूवमेंट होता है। क्या होता है सर? एक मास मूवमेंट होता है। किसका होता है भाई? मास मूवमेंट होता है तीन चीजों का। रॉक का, रॉक बोले तो पत्थर। डेवरीज का, डेवरीज बोले तो दो डिस्ट्रॉय हुई जमीन होती है। जिस जमीन में थोड़ी सी दरार होती है उस जमीन को हम डेवरीज कहते हैं, या फिर उसी प्रकार की सिमिलर चीज को डेवरीज कहा जाता है। नेक्स्ट, अर्थ डाउन ए स्लोप। अर्थ डाउन ए स्लोप, अर्थ के स्लोप के अंदर भी होता है मास मूवमेंट। यानी जो एक मास मूवमेंट पत्थरों के बीच में डेवरीज के अंदर, या डेवरीज बोले तो आप जमीन बोल सकते हो, जो लैंड है हमारा है, जो जमीन है आप उसको डेवरीज मान सकते हो। या फिर प्रॉपर मीनिंग बोले तो इज समथिंग लाइक जो डिस्ट्रॉइंग हुई द डाउइंग, जो हमारा दरार होता है जमीन के अंदर, उस वाले पार्ट को डेवरीज कहीं बार कहा जाता है, बट अप्रोक्स मीनिंग है ये। और या तो आप डेवरीज बोले तो लैंड मान लो, हम पत्थर के अंदर मूवमेंट होता है, डेवरीज के अंदर बोले तो लैंड समझ लो, उसके अंदर मूवमेंट होता है। या तो अर्थ डाउन ए स्लोप बोले तो जो पहाड़ होता है, ये पहाड़ का ये वाला पार्ट को हम कहते हैं अर्थ डाउन ए स्लोप, जिसमें हिलावट होती है, मतलब मूवमेंट होता है। जब एक मास मूवमेंट इन तीनों पे हो जाता है उसको हम लैंड स्लाइड्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं मेरे यार? लैंड स्लाइड्स बोल देते हैं। देखिए, लैंड स्लाइड्स होने से क्या होता है? देखिए, लैंड स्लाइड ज़्यादातर वहीं होता है जहाँ पर अर्थक्वेक होने का खतरा होता है। जहाँ पर अर्थक्वेक हो गया भाई साहब, अर्थक्वेक आते हैं, जहाँ फ्लड आता है, बाढ़ आता है, जहाँ वल्कानोज एक्टिव एरियाज हो गए। ये एरियाज ऐसे एरियाज हैं, वल्कानोज वाले जो एरियाज हैं, ये एरियाज यार ऐसे एरियाज होते हैं। ये जो प्लेसेस है ना, ये ज़्यादातर इनका लगाव है, इनका ज़्यादा कंजक्शन बोले तो इनका ज़्यादा लगाव है किसके साथ? लैंड स्लाइड्स के साथ। यानी बोला जाता है कि भाई जो अर्थक्वेक वाले एरिया होते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक में क्या होता है, जमीन हिलती है, तो जमीन हिलने से क्या होता है, लैंडस्लाइड कई बार आ जाता है। वल्कानों के फटने से कई बार लैंडस्लाइड्स आ जाना होता है, या फिर वल्कानो एक्टिवेटेड एरिया में कई बार लैंडस्लाइड्स आता है। और जहाँ पर बाढ़ आती है, बाढ़ कैसे? भाई पानी के हिलने से बाढ़ आ जाती है कई बार। तो जब पानी का ओवरफ्लो होता है उसको हम बाढ़ कहते हैं, तो उसके कारण भी कई बार क्या होता है, लैंडस्लाइड्स हो जाता है। भाई साहब कैसे? लैंडस्लाइड मतलब लैंड का हिलना भाई साहब। तो मान लो भाई, ये भाई पहाड़ है और यहाँ से नदी गई है, और नदी का लेवल यहाँ पर है, नदी का लेवल अभी यहाँ पर है। मान लो समुद्र का पानी का लेवल बढ़ा तो रिवर का लेवल भी बढ़ेगा, तो इसका पानी का लेवल बढ़ गया और पानी यहाँ तक चला गया। जब पानी यहाँ तक आएगा तो इस पहाड़ के ये वाला जो पार्ट का जमीन है, इसको तो भाई ले जाएगा ना। तो यहाँ से क्या, वो जमीन निकल के चली गई, तो जमीन वहां से निकल के चली गई, बोल तो लैंड स्लाइड्स हो गया मेरा यार। क्या हो गया भाई? लैंड स्लाइड्स हो गया। तो ये जो एरियाज है, अर्थक्वेक एरियाज, वल्कानो एक्टिवेटेड एरियाज और फ्लड एरियाज, यहाँ पर ज्यादा चांस है कि, यहाँ पर ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ चांस है कि यहाँ पर लैंड स्लाइड्स हो सकते हैं। यहाँ क्या हो सकते हैं? लैंड स्लाइड्स हो सकते हैं। एक और जगह है जहाँ पर लैंड स्लाइड हो सकता है, वो एरियाज़ है हेवी रेनफॉल वाले एरियाज़। जो एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होती है, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होने के चांस है, उन एरियाज़ में भी मेरे यार लैंडस्लाइड होने का भी बहुत चांस है। क्या चांस है? लैंडस्लाइड होने का भी बहुत चांस है। देखिए, लैंडस्लाइड्स होने से क्या होता है? लैंडस्लाइड्स होने से क्या होता है?
देखिए लैंडस्लाइड होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ जो पानी का बहाव होता है, द फ्लो ऑफ वाटर, ये ब्लॉक हो जाता है। कैसे सर, समझाओ थोड़ा सा ड्राइंग करके। बताते हैं, अभी बताते हैं। आपको किसी ने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, उस प्रकार का ब्लॉक नहीं होता, ये ब्लॉक कुछ अलग प्रकार का होता है। देखिए कैसे होता है सर, इसको हम ड्रॉ करके समझेंगे। यहाँ पर भाई ये हमारा रिवर जा रहा है आराम से। इस रिवर के किनारे यहाँ एक पहाड़ है, मान लो तो ये अर्थ डाउन ए स्लोप है। मान लो मेरे यार कि यहाँ पर मान लो क्या हुआ कि मास मूवमेंट हुआ, जिसके कारण यहाँ पर ये जो जमीन थी, ये जमीन यहाँ खिसक के आ गई रिवर के ऊपर, और ये जमीन बहुत ज़्यादा खिसक गई, जिसके मतलब ये यहाँ पर पूरी ये जमीन आ गई। ये जमीन यहाँ पर पूरी आने के कारण क्या हुआ, ये जो लैंड यहाँ था, ये लैंड अब यहाँ आ गया, जिसके कारण जो हमारा फ्लोइंग वाटर था, जो हमारा बहता पानी था, उसका जो फ्लो, उसका जो फ्लोइंग नेचर, वो यहाँ पर स्टॉप हो गया। और जैसे ही भाई स्टॉप हो गया तो पानी तो बह रहा है, बहुत मात्रा में पानी आते जा रहे, तो पानी अब यहाँ से तो फ्लो कर नहीं पाएगी। अब पानी तो यहाँ से फ्लो कर नहीं पाएगी, तो पानी क्या करेगी, यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर लेगी, मतलब अपने डायरेक्शन को ऑपोजिट कर लेगी। पहले जो सीधी आती थी यार, बोले तो वो पहले जो सीधी आती थी, अब वो सीधी ना आकर वो यहाँ से चली जाएगी मेरा। क्यों, क्योंकि ये अब वो यहाँ से चली जाएगी इस वाले एरिया से, क्योंकि ये जो बीच वाला एरिया है ये तो ब्लॉक हो गया। ये जो बीच वाला एरिया है ये तो मेरे यार, ये जो बीच वाला एरिया है, ये बीच वाला एरिया तो ब्लॉक हो गया ना, तो अब वो यहाँ से जाएगी और यहाँ से जाएगी, क्योंकि ये वाला एरिया ब्लॉक हो चुका है। अब जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो लोग रहते होंगे, इस नदी के किनारे सटा के रहते होंगे, भाई उनका तो सेटलमेंट गया कहाँ पर, पानी में चला गया। पानी में चला गया, क्या हो गया भाई, पानी में चला गया। तो वही चीज़ कहा जाता है, जो हमारा लैंडस्लाइड्स होता है, वो लैंडस्लाइड्स क्या करता है, बहते हुए पानी के फ्लो को रोक लेता है, जिसके कारण उस बहते हुए पानी के किनारे जो लोग, इस बहते हुए पानी के किनारे जो लोग अपने सेटलमेंट बसाए हुए हैं, सेटलमेंट बसाए हुए थे, यानी जो लोग इसके चारों ओर रहते थे, इसके किनारों में रहते थे, क्या होता है, उनके अंदर एक बहुत बड़ी हैवोक क्रिएट कर देती है, यानी बहुत बड़ी एक अचानक स्थिति, एक बहुत खराब परिस्थिति क्रिएट कर देती है, और उनके सेटलमेंट को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लेती है, डिस्ट्रॉय कर लेती है। ठीक, देखिए इसीलिए कहा आता है रिवर के पास सटा के मत रहिए, यानी रिवर के डाउनस्ट्रीम के पास मत रहिए, रिवर से थोड़ा सा लेवल अप में रहिए। अगर ये नदी यहाँ से ऐसे जा रही है तो यहाँ पर घर ना करिए, थोड़े से नदी के ऊपर घर करिए, जैसे कि अगर पानी का लेवल बढ़ता भी है तो आपका घर सेफ रहेगा। नहीं तो कई बार लैंडस्लाइड के कारण पानी का बहाव बदलने से आपका घर चला जाएगा। कई बार अगर बाढ़ भी, नॉर्मली बाढ़ आ जाएगा, मान लो कि पानी का लेवल उठा, आपके घर चला जाएगा। तो इसलिए कहा आता है जो रिवर के पास मत रहे, क्योंकि अगर लैंडस्लाइड के कारण पानी का डायरेक्शन चेंज होगा, आपको सेटलमेंट चला जाएगा। नहीं तो भाई वैसे ही पानी का लेवल कई बार बारिश के दिन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ओवरफ्लो होता है पानी का, जिसके कारण जो ये वाले जो एरियाज होते हैं, जो डाउनस्ट्रीम एरिया, लो लेइंग वाटर जो होते हैं, जो लो लेइंग एरियाज वाटर लॉगिंग ससेप्टेबल होते हैं, उन एरियाज में भाई घर करना अवॉइड करिए। अगर वहाँ पर आप कोई सेटलमेंट देख रहे हो तो उनको बताइए भाई यहाँ पर घर ना करिए, क्योंकि हमारे ज्योग्राफी के अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पर घर करना डेंजरियस है मेरे यहाँ। क्या है मेरे यहाँ, डेंजरियस है। ठीक, एक और चीज़ देखिए, जो हिली एरियाज होते हैं मेरे यार, आपको हिली एरियाज पता है, पहाड़ वाले एरियाज, हिली एरियाज, जो हिली टेरान्स है, ये हिली टेरान वाले जो एरियाज होते हैं, यहाँ पर जो लैंडस्लाइड बहुत कॉमन है। जो हिली एरियाज, जो पहाड़ वाले एरियाज हो गए भाई, जो हमारे ऊपर है एरियाज, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर, जो नॉर्थ वाले पार्ट के अंदर ज़्यादा एरियाज हैं, पूरे नॉर्थ के अंदर, वो जो हिली टेरेन्स एरियाज है, वहाँ पर लैंडस्लाइड एक मेजर डिजास्टर है। देखिए लैंडस्लाइड तो कहीं पर भी हो जाते हैं, बट ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली जो लैंडस्लाइड एक मेजर प्रॉब्लम है, वो हिली टेरेन वाले एरिया में, माउंटेनियस एरिया के अंदर है। ठीक, हर बार कहीं ना कहीं आप पहाड़, आप जब लद्दाख वगैरह जाओगे या फिर कहीं शिमला वगैरह जाओगे, कुछ रास्ते आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर भाई लैंडस्लाइड होता ही होता है।
वो एरियाज में आपको मना क्या आएगा, आप मत जाओ, बट क्या करें, जाना पड़ता है। बहुत बार आपको खबर आएगी होगी कि बहुत एरियाज नॉर्थ इंडिया में, जो पूरे नॉर्थ हिली एरियाज है इंडिया के, आपको लगेगा कि बहुत बार आपने न्यूज़ में देखा भाई लैंडस्लाइड आज हो गया, कोई पत्थर गिर गया, कभी बस के ऊपर गिर गया। ये बहुत सैड न्यूज़ आती है भाई साहब, क्योंकि भाई साहब अगर कोई पहाड़ से पत्थर गिर के, ज़मीन गिर के किसी गाड़ी के ऊपर गिर गई तो गाड़ी चिपक जाती है भाई, कई बार तो वो गाड़ी अपना आपा खो देती है और गाड़ी जो है खाई में गिर जाती है मेरे यार। बहुत सैड न्यूज़ आते हैं उन एरियाज से। और ये लैंड स्लाइड वाले एरियाज है, हिली टेरेन में, एक मेजर प्रॉब्लम, एक मेजर डिजास्टर की तरह है, एक मेजर डिजास्टर की तरह और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम की तरह है मेरे यार। और इससे क्या होता है, ये एक बहुत नेचुरल डिजास्टर भी है। ये देखिए इसमें ह्यूमंस की कोई हाथ नहीं होता है, बट ह्यूमंस का थोड़ा देखिए, जैसे कि हमने कहा कोई भी नेचुरल आपदा आती है, मतलब नेचुरल डिजास्टर आता है, उसमें नेचर का फैक्टर भी होता है, एक नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं, एक ह्यूमन फैक्टर भी होता है। भाई ह्यूमन फैक्टर हमने मान लो कंट्रोल कर लिया तो तब भी तो नेचुरल फैक्टर्स है, नेचुरल फैक्टर भी होते हैं मेरे यहाँ। हमने जो डिस्कस किया था भाई, लैंड के यूज को, लैंड के चेंज को डिटरमाइन करने वाले फिजिकल फैक्टर भी थे भाई, ह्यूमन फैक्टर्स भी थे, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से सब चीज होता है। तो ये एक नेचुरल डिजास्टर की तरह आता है, जिसमें क्या होता है बहुत सी जो लाइफ होती है वो स्ट्राइक कर जाती है मेरे यहाँ, मतलब बहुत सी लाइफ यार खराब हो जाती है। क्यों होती है मेरे यहाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के कारण इसीलिए है कि यार वो एरियाज, उनको पता ही नहीं था कि ये एरियाज लैंडस्लाइड वाले एरियाज हैं, उनको पता ही नहीं था कि ये जो एरियाज है लैंडस्लाइड वाले एरियाज हैं। तो इसीलिए ये चीज़ कहा जाता है कि आप ऐसे जगह पर प्रॉपर्टी, घर खरीदना अवॉइड करिए जो एरियाज में लैंडस्लाइड्स होने के चांस बहुत है, उन एरियाज में घर खरीदना अवॉइड करिए, इसीलिए कहा जाता है। एक केस स्टडी की बात करते हैं लैंडस्लाइड से रिलेटेड। एक केस स्टडी था, वो केस स्टडी क्या था, देखिए एक लैंडस्लाइड हुआ था, कहाँ हुआ था, एक लैंडस्लाइड हुआ था मेरे यार पांगी विलेज के अंदर। पांगी विलेज के अंदर एक लैंडस्लाइड हुआ था मेरे यार। पांगी विलेज कहाँ है, रेखनोंग प्योर के अंदर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश के कन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेखनौर पियो के पास क्या है, पांगी विलेज है, ठीक। जिसमें क्या हुआ था, एक 200 मीटर की, एक 200 मीटर की जो पुरानी है, कि 200 मीटर की हिंदुस्तान तिब्बत रोड, HTR लिखता हूँ, हिंदुस्तान तिब्बत रोड, जो कि NH22 नेशनल हाईवे 22 के अंदर लोकेटेड है। इस एरिया में देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, एक केस स्टडी की बात, मतलब एक लैंडस्लाइड हुआ था, कहाँ हुआ था, पंगी विलेज के अंदर, जो कि रेखनौ प्यू किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पर एक 200 मीटर लंबी हिंदुस्तान तिब्बत रोड है, जो कि NH22 में लोकेटेड है, जहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुआ था, जहाँ पर एक लैंडस्लाइड ट्रिगर हुआ था। और ये लैंडस्लाइड कोलैप्स हुआ था इस पैंगी विलेज के अंदर। इसी पैंगी विलेज से ही ये जो हाईवे NH22 से जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड 200 मीटर से ही क्रॉस करता है। कुछ क्या हुआ था मेरे यार, इससे जो यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुआ था, ये बहुत इंटेंस ब्लास्टिंग था। देखिए लैंडस्लाइड एक नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, लैंडस्लाइड एक नेचुरल डिजास्टर है। हाँ कई बार इसमें ह्यूमंस फैक्टर्स का ही कई बार काम आता है, बट मोस्टली एक नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, ये भाई होते रहेंगे। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो फ्लड आएगा ही आएगा, ये नेचुरल डिजास्टर है मेरे यहाँ, दीज आर नेचुरल डिजास्टर। साइक्लोन एक नेचुरल डिजास्टर है, ये सभी नेचुरल डिजास्टर। तो उसी प्रकार से लैंडस्लाइड इज वन ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, जो कि हिली एरियाज में होता ही होता है। ये कॉमनली होता है, बट हर जगह पे होता है, बट हिली एरियाज में बहुत कॉमनली होता है। और उसी प्रकार से जो हिली एरिया, हिमाचल प्रदेश हमारे हिली एरियाज है, तो वहाँ पर भाई पांगी विलेज जो कि रेखनौ प्यू के पास है, वहाँ पर एक रोड क्रॉस करती है 200 मीटर की, जो कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड है NH22 के अंदर। वहाँ पर एक इंटेंस ब्लास्टिंग हुआ था लैंडस्लाइड्स के कारण,
जिससे इस रोड को बहुत ज़्यादा सहना पड़ा था, बहुत ज़्यादा इसका डिस्ट्रक्शन हुआ था इस रोड का। और इससे क्या हुआ मेरे यार, इससे क्या हुआ भाई, तो पांगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। इससे क्या हुआ, इस लैंडस्लाइड के कारण, इस डिजास्टर के कारण बहुत से लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा। पूरी रोड डिस्ट्रक्शन हो में चली गई। जो उसके पांगी विलेज के जो नियर बाई विलेज थे, एनवी बोले तो नियर बाई विलेज थे, वहां पर भी इसका जो देखा गया, इसका भी जो ऑकरेंस, इसका जो फर्क वहां पर भी आया था। और जिससे कहा गया भाई इस पांगी विलेज के अंदर क्या करें, लिवलीहुड को, अपने ज़िंदगी को अगर आपको जीना है तो यहाँ पर रहना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर हर साल ऐसे कुछ ना कुछ हादसे आते रहते हैं। तो ये केस स्टडी था। तो इस प्रकार से इस केस स्टडी से हमें ये सीखने को मिलती है, जो ये एरियाज होते हैं लैंडस्लाइड जहाँ होंगे ही होंगे, ये डेफिनेट है, उन एरियाज को अवॉइड करें, इसीलिए केस स्टडी था। देखिए, लैंडस्लाइड से बचने के लिए हम एक चीज़ फॉलो करते हैं, जो क्या है, मिटिगेशन मैकेनिक्स। मिटिगेशन मैकेनिज्म ये ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिनसे हम लैंडस्लाइड को टैकल कर सकते हैं। इसमें कुछ मेथड्स है। देखिए क्या मेथड्स है, हमें इंडिया का मैप को लेना है, इंडिया के मैप में हमें मैपिंग करनी है, हमें मैपिंग करनी है, या तो हैज़ार्ड मैपिंग करनी है उन एरियाज़ की, हमें उन एरियाज़ की मैपिंग करनी है जिन एरियाज़ में लैंडस्लाइड्स होने के चांस। इससे क्या होगा, अगर हमने मैप के अंदर उन जगहों को मैप कर लिया, डॉट से डॉट लगा के मार्क कर लिया कि भाई इन एरियाज में लैंडस्लाइड बहुत कॉमन होता ही होता है, तो इनसे लोगों को एक चीज़ पता चल जाएगा कि उन एरियाज में सेटलमेंट नहीं करनी है, प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, अपना घर नहीं बनाना है, अपना घर नहीं बना, ये हर चीज़ को आप अवॉइड करिए। वहाँ पर सेटलमेंट, अपने लिवलीहुड को पूरी ही तरह से अवॉइड करिए। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे यार, हमें रिटेंशन वॉल्स बनाने चाहिए। रिटेंशन वॉल्स क्या होते हैं मेरे यार, रिटेंशन वॉल्स क्या होते हैं, देख लो, चित्र समझा दे। रिटेंशन वॉल्स क्या होते हैं, मान लो भाई ये पहाड़ है, मैंने क्या कहा था, नेचुरल डिजास्टर ये जो होता है, ये जो लैंडस्लाइड है ये बहुत कॉमन है हिली एरियाज के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है मेरे यार, जो हमारे पहाड़ वाले एरियाज, देखिए ये पहाड़ होते हैं और पहाड़ के सटा के यहाँ पर रोड होती है, सटा के यहाँ रोड होती है। तो हम क्या करते हैं, इस पहाड़ के और इस रोड के बीच में यहाँ एक दीवार बनाते हैं, एक वॉल बनाते हैं। इस वॉल को हम रिटेंशन वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटेंशन वॉल कहते हैं। और ये वॉल कैसे काम आता है, देखिए मान लो मेरे यार, यहाँ से ज़मीन खिसकी और ज़मीन खिसक के यहाँ आ रही, तो लैंड ज़मीन जब खिसकी, मान लो यहाँ पर दो केस हम लेते हैं भाई, ये पहाड़ है और यहाँ ये रोड है, ये माउंटेन है और ये आपका रोड है, और यहाँ कोई भी रिटेंशन वॉल नहीं है। ये आपका माउंटेन है और ये आपका रोड है, और यहाँ पर मैंने रिटेंशन वॉल बना दिया, ठीक। तो मान लो अगर लैंडस्लाइड हुआ ये इस एरिया पर, मान लो मास मूवमेंट हुआ रॉक्स डेब्रिस का, और ये मास मूवमेंट होने के कारण लैंडस्लाइड हुआ। और लैंडस्लाइड होने के कारण क्या होगा, ये जो ज़मीन यहाँ पर है, ये ज़मीन खिसक के यहाँ रोड पे डायरेक्ट आ जाएगा। मान लो यहाँ पर कोई गाड़ी मान लो जा रहा है, तो उसके ऊपर गिरेगी, तो एक डिस्ट्रक्शन होगा उनका। जिससे क्या होगा, बहुत खतरा बना रहेगा मेरे यार, लोगों को हर वक्त इन रोड्स में जाने के लिए बहुत खतरा लगा, भाई क्या करें, अब गिर गया तो भाई ऐसा डर लगता रहता है। मान लो उस जगह पर अगर, इस एरिया पर अगर रिटेंशन वॉल होता, तो अगर रिटेंशन वॉल है तो मान लो लैंडस्लाइड आया और यहाँ से ज़मीन खिसक गई, ज़मीन खिसक गई, और जैसे ही ज़मीन खिसकेगी तो ये जो दीवार है, रिटेंशन दीवार है, ये बहुत ताकत होती है, ये क्या करेगी, इस ज़मीन को यहाँ रोक लेगी, जिसके कारण ये इस एरिया में, इस रोड पे नहीं आ सकेगा। अगर यहाँ पर कोई कार जा रहा है, अगर यहाँ पर कोई ऐसे कार जा रहा है, तो यहाँ पर उसके पास ये वॉल और जो लैंडस्लाइड्स नहीं आ सकेगा, तो ये जो कार है सेफली चलाएगा। ये जो रिटेंशन वॉल है इस लैंड को इस रोड से आने से रोकेगी, तो इसलिए रिटेंशन वॉल इसी प्रकार से काम आता है। हमें ज़्यादातर रिटेंशन वॉल्स का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए मेरे यार, क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट, क्या है मेरे यार, थर्ड पॉइंट है कि यार हमें वेजिटेशन बनाना चाहिए। वेजिटेशन, कई बार वेजिटेशन के कारण क्या होता है, जो छोटे मोटे ज़मीन धंसती है उनको लैंडस्लाइड्स या फिर ज़्यादा घने अगर पेड़ होंगे तो वो अरेस्ट कर लेंगे, बोले तो रोक लेंगे किसको, लैंडस्लाइड्स को। ये पहाड़ है, माउंटेन है और ये हमारा रोड है, तो यहाँ पर बहुत सारे मामले हमने पेड़ लगा दिए,
बहुत से घने पूरा जंगल कर दिए इस रोड के किनारे। तो जब लैंडस्लाइड्स यहाँ से आएगा तो ये जो कई बार ये जो पेड़ ये होंगे अगर घने होंगे तो कई बार कई हद तक ये रोक लेंगे इन लैंड्स को इस रोड से आने के लिए, और ये लोग यहाँ बच जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है इस मिटिगेशन मैकेनिज्म का, क्या है कि भाई हमें ड्रेनेज सिस्टम को बनाना चाहिए। ड्रेनेज कंट्रोल भी कई बार काम आता है। ड्रेनेज कंट्रोल, ये ड्रेनेज कंट्रोल कई बार काम आता है इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। क्या होता है मेरे यार, भाई ये अगर ज़मीन माउंटेन है और ये रोड है तो हम यहाँ पे जैसे हमारा ड्रेन्स होता है ना, हमारे हम जब घर से निकलते हैं, ये हमारा घर है मान लो, और हम जब घर से निकलते हैं तो यहाँ से ऐसे ड्रेन जाती है, यहाँ पर एक ड्रेन जाती है, ड्रेन जाती है, तो हमारे रोड के दोनों तरफ क्या होती है, ड्रेन होती है, यानी एक बहुत बड़ा ड्रेन होता है जिसपे पानी जा सकता है। तो उसी प्रकार का सिस्टम हमें इन एरियाज़ में भी लागू करना है। क्या करना है, ये रोड है मेरे यार, और ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन और ये रोड है, तो हमें इस एरिया में एक ड्रेनेज सिस्टम बनाना है। ये रोड आपका है मान लो, तो यहाँ पर अगर आप ड्रेनेज सिस्टम कर लोगे, एक ड्रेन बना लोगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर एक ड्रेन बना लोगे तो इस ड्रेन बनाने से क्या होगा, यहाँ से तो भाई पानी अगर ओवरफ्लो तो पानी चला जाएगा। एक और चीज़ क्या होगा कि अगर यहाँ से लैंड खिसक गया तो लैंड खिसक के जब नीचे आएगा रोड की तरफ तो ये इस गड्ढे में गिरेगा, जो ड्रेनेज सिस्टम का जो गड्ढा है वहाँ पर गिरेगा, और जिसके कारण वो रोड में नहीं आ सके। तो इसलिए ड्रेनेज कंट्रोल हमें इन एरिया से बनाना चाहिए, जो कि एक कई हद तक नेचुरल डिजास्टर जैसे कि लैंडस्लाइड को रोक सके। ये पूरी चीज़ हमने लैंडस्लाइड में अभी तक पढ़ी, पूरा लैंडस्लाइड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करने जा रहे होंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सॉयल, जो कि नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स। हमने लैंड कंप्लीट कर लिया है मेरे यार, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉयल, जो कि एक नेचुरल रिसोर्सेस है, जो कि एक नेचुरल रिसोर्सेस है। आइए डिस्कस करते हैं सॉयल को। देखिए जो सॉयल है ये एक क्या है, ये एक थिन लेयर है, ये एक थिन लेयर है किसका, ग्रेनी सब्सटेंस का। थिन, ये एक थिन लेयर है ग्रेनी सब्सटेंस का, जो कि अर्थ के सरफेस में आपको मिलती है। तो इसी चीज को हम कहते हैं सॉइल। देखिए सॉइल एक बहुत पतली सी लेयर है जो अर्थ की सरफेस में आपको मिलती है, बोले तो अर्थ के पृथ्वी की सतह पर, अर्थ के क्रस्ट पर मिलती है, जो कि बहुत इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ग्रेनी होता है, बहुत ग्रेनी। क्या होता है, बहुत ग्रेनी होता है, ठीक है। याद कैसे रखो भाई, सॉइल एक थिन लेयर है, एक ग्रेनी सब्सटेंस है, बोले तो इसका टेक्सचर ग्रेनी है, इसका टेक्सचर जो है मेरे यार बहुत ग्रेनी है, और जो कि अर्थ के सतह पर, अर्थ के सतह पर आपको मिलता है मेरे यार, जो कि आपको कहाँ मिलता है, अर्थ के सतह पर। ये एन है, सॉरी यहाँ पर आई होना चाहिए था, ग्रेनी। वो आई जो था ना, जो डबल आपको जो आई लग रहा था, वो आई को आप मैंने ऐसे लिख दिया था, डबल एन की तरह लिख रहा था, जैसे ग्रैनी लग रहा था मेरे यहाँ, मतलब ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर ये आई था, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ इसको फिर से, नहीं तो बच्चे ये ग्रैनी समझेंगे। तो ये ग्रेनी है मेरे यहाँ, यानी देखिए ये जो सॉइल है इसको मैं फिर से नेक्स्ट पे समझाना चाहूँगा एक बार फिर से। देखो भाई जो सॉइल है ये एक बहुत पतली सी लेयर है, बोले तो एक बहुत थिन लेयर है, ठीक, जिसमें बहुत से दानेदार सब्सटेंस होते हैं, दानेदार पदार्थ होते हैं, यानी ग्रेनी सब्सटेंस होते हैं। मतलब बहुत दानेदार पदार्थ होते हैं, बहुत दानेदार पदार्थ होते हैं। एक पतली सी लेयर है जो कि बहुत से दानेदार पदार्थ से बनी है, और जो कि आपको अर्थ के सतह पर, अर्थ के क्रस्ट पर, अर्थ के सरफेस पे मिलती है, उसको हम सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं मेरे यहाँ।
ठीक। और ये सॉयल है ये बहुत क्लोजली लिंक्ड है, क्लोजली रिलेटेड बोल लो या बहुत क्लोजली लिंक्ड बोल लो। किससे लिंक्ड है? लैंड से। ज़मीन से जो सॉयल है, मिट्टी है, बहुत क्लोजली रिलेटेड है और लिंक्ड है। देखिए लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन क्या करते हैं? सॉयल के टाइप को, यानी जमीन कैसी है वो डिटरमाइन करता है कि मिट्टी कैसा होगा। देखिए जमीन के बहुत सारे फॉर्म, अगर प्लेन है, अगर लैंड फॉर्म प्लेन है तो सॉयल का टाइप अलग होगा, सॉयल का टाइप अलग होगा, मिट्टी अलग होगी। अगर लैंड हमारा जमीन प्लेन है, अगर आपका जमीन प्लेट्यू है तो सॉयल का जो टाइप होगा वो अलग होगा। अगर आपका जमीन माउंटेनियस है, हिली एरिया है जो जमीन हमारा है, तब भी सॉइल का टाइप, जो मिट्टी का प्रकार है वो अलग होगा। तो ये इसी प्रकार से कहा था जो लैंड फॉर्म से जमीन का जो प्रकार है वो मिट्टी किस प्रकार की होगी, मिट्टी का जो टाइप है, मिट्टी के टाइप को डिटरमाइन करता है, मिट्टी के टाइप को। क्लियर है? और ये सॉयल है ये किससे बना है? ये जो सॉयल है ये बना है किससे? देखिए ये बना है तीन चीजों से, ये बना है तीन चीजों से। क्या क्या? ये बना है ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर से, प्लस ये बना है मिनरल से, प्लस और ये बना है वेदर्ड रॉक्स। जो वेदर्ड रॉक होते हैं ये हमारे पृथ्वी पे ही मिलते हैं, हमारे अर्थ पे हमें मिलते हैं। ये वेदर्ड रॉक्स अर्थ के अंदर ही मिलते हैं। ठीक, क्लियर है? और ये सॉइल बनता कैसे है? सॉइल जो प्रोसेस से बनता है, सॉइल जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को हम वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं। अब ये वेदरिंग क्या है मेरे यार? देखिए वेदरिंग कुछ नहीं है, सिंपली जो रॉक्स होते हैं, जो एक्सपोज्ड रॉक्स होते हैं, जो रॉक्स हमें दिखते हैं, उन रॉक्स का ब्रेकिंग वो अप होते हैं, यानी उन रॉक्स का टूटना और फिर डीके हो जाना, मतलब डिकम्पोज हो जाना टेम्परेचर के कारण, फ्रॉस्ट एक्शन के कारण, फ्रॉस्ट, प्लांट्स एनिमल के और ह्यूमन के एक्टिविटी के कारण। देखिए वेदरिंग क्या है? वेदरिंग एक जो प्रोसेस का नाम है जिससे सॉइल बनता है। और वेदरिंग बोले कैसा होता है? वेदरिंग में क्या होता है, जो एक्सपोज्ड रॉक्स है, जो रॉक्स हमें देखने को मिलती है नॉर्मली, उन रॉक्स का टूटना और फिर डिकम्पोज हो जाना। किससे डिकम्पोज होते हैं? बाय दी टेम्परेचर चेंज, अगर टेम्परेचर में तापमान में बदलाव होगा तो, अगर मिस्ट जो फोस्ट है उसमें एक्शन के कारण, उसके होस्ट एक्शन के कारण फोस्ट का, या तो प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमंस के एक्टिविटीज के कारण वो डिकम्पोज हो जाता है। और उसी प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। और जिस प्रोसेस से आपकी जो सॉइल है वो बनता है, और सॉइल बनता इन तीन चीज़ों के मिक्सचर से, ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर ह्यूमस होता है, बेसिकली ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर है, उसका नाम है ऑर्गेनिक मैटर होता है भाई, प्लस ह्यूमस मिनरल्स होता है, और प्लस वेदर रॉक। इन तीन चीज़ों को मिलाकर हमारा सॉइल बनता है। और उस बनने के प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। और वेदरिंग क्या होता है? एक्सपोज्ड रॉक्स का टूटना और फिर डिकम्पोज हो जाना तापमान के चेंज के कारण, पेड़ पौधे एनिमल्स और इंसान के एक्टिविटीज के कारण, और फ्रोस्ट के एक्शन के कारण वो चीज़ होता है। ठीक है? देखिए अगर सॉइल के अंदर, अगर सॉइल के अंदर मेरे यार, अगर सॉइल के अंदर सही अमाउंट का राइट मिक्स है किसका? अगर सही अमाउंट है, राइट मिक्स है किसका? राइट मिक्स है मिनरल्स का। अगर सही अमाउंट का राइट मिक्स है मिनरल्स का, अगर सही मिनरल सॉइल के अंदर है, और उसके साथ साथ अगर ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, राइट मिक्स ऑफ मिनरल उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर अगर होगा, तो ये जो करता चीज़ है, ये चीज़ से क्या होता है, हमारा जो सॉइल है वो फर्टाइल रहता है। सॉइल फर्टाइल होने से क्या होगा भाई? एग्रीकल्चर कर पाएंगे, एग्रीकल्चर करने से खेती होगा, खेती होने से फसल आएगा, फसल आने से
उसको हम काटेंगे, उसको फिर खाएंगे, खाने से हम एनर्जी लेंगे, एनर्जी लेने से हम काम करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर ये फर्टाइल नहीं होगा और इनफर्टाइल हो जाए तो यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, तो आपके पास खाना नहीं पहुँचेगा, तो खाना नहीं पहुँचेगा तो आपके पास एनर्जी नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरे यार। ठीक है, तो सॉइल फर्टाइल कब होता है? जब उसके अंदर सही अमाउंट के राइट मिक्स ऑफ मिनरल होता है और ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो चीज एक सॉइल को फर्टाइल बनाती है। क्लियर है? आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसी से रिलेटेड भाई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। इन क्वेश्चन को आपको ओरली आंसर करना है मेरे यार। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है भाई? सॉइल एक थीन लेयर है दानेदार पदार्थों का, बोले तो ग्रेनी सब्सटेंस का, जो कि अर्थ के सतह पर मिलती है, उसको हम सॉइल कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए सॉइल बनता कैसे? ऊपर लेयर ऑफ द अर्थ को। देखिए जो सॉइल होता है वो अर्थ के सतह पर सबसे ऊपरी लेयर को कहा जाता है, और जो कि लूज रॉक फ्लैगमेंट से बनता है बोले तो, और मिनरल से बनता है बोले तो वेदर्ड रॉक से बनता है, जो और ऑर्गेनिक में। देखिए आप सिंपल लिखना है, जो सॉइल बनता है वो वेदर्ड रॉक प्लस ऑर्गेनिक मैटर प्लस मिनरल से बनता है, और ये अर्थ के सतह पर एक थिन लेयर और दानेदार पदार्थों का है, जिसको हम सॉइल कहते हैं। या फिर सिंपली आप कहो जो सॉइल होता है वो अर्थ के सतह पर, अर्थ के क्रस्ट पर सबसे ऊपरी लेयर को हम सॉइल कहते हैं। क्लियर है? ये देखो भाई डिफरेंट लेयर है सॉइल्स के, डिफरेंट लेयर है। सबसे ऊपरी वाले लेयर को हम क्या कहते हैं? सॉइल का सबसे ऊपरी वाले लेयर को, ये जो ऊपर वाला लेयर है, ये जो ऊपर वाला लेयर है, ये ऊपर वाला इस लेयर को हम क्या कहते हैं? टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है। ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर है, इसीलिए ये वाला सॉइल ज्यादा हमारा काम का है, और यहीं पर ज्यादातर हम खेती करते हैं। जो हम उगाते हैं चीजों को, यहीं पर हम चीजों के सीड को जो करते हैं, सोइंग करते हैं, उसको इसके अंदर डालते हैं सीड्स को, तो यहीं पर करते हैं टॉप सॉइल के अंदर। टॉप सॉइल के अंदर ज़्यादा ह्यूमस होता है, और यहीं पर हम वेजिटेशन करते हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं इसी के अंदर। उसके जो सेकंड लेयर है, ये जो सेकंड वाला लेयर है, ये सेकंड लेयर के देखिए एक बार फिर से समझिए। ये जो ऊपरी लेयर है ये वाला, मतलब यहाँ तक ये टॉप सॉइल है, जहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है। ये ऑर्गेनिक मैटर एक है, ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत ज्यादा उसमें ह्यूमस होता है, और यहाँ पर हम वेजिटेशन करते हैं। उसके नीचे वाली ये जो सेकंड लेयर है यहाँ पर, उसके टॉप सॉइल के नीचे वाला जो लेयर होता है उसको हम सब सॉइल कहते हैं, जहां पर सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम कहते हैं वेदर्ड रॉक्ड मटेरियल। हाँ, यही वेदर्ड रॉक है जिससे हमारा सॉइल बनता है। इस वेदर्ड रॉक के साथ ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है, मिनरल मिल जाता है, और हमारा ये सॉइल बन जाता है। और इस वेदर्ड रॉक की इस लास्ट मिनरल को, लास्ट स्टेज को और लास्ट लेवल को हम कहते हैं पेरेंट रॉक। तो ये हमारा क्या है? एक सॉइल प्रोफाइल है। अब सॉइल प्रोफाइल क्या है मेरा? सॉइल प्रोफाइल एक वर्टिकल सेक्शन, एक डिस्ट्रीब्यूशन है वर्टिकल सेक्शन का सॉइल के इनपुट डिफरेंट लेयर्स के अंदर। और ये लेयर्स ये रहे, ये पहला लेयर टॉप सॉइल, इसमें ह्यूमस बहुत होता है, इसमें वेजिटेशन करते हैं। सेकेंड लेयर सब सॉइल, इसमें सैंड स्लिट क्ले होता है। तीसरा लेयर वेदर्ड रॉक मटेरियल, जो कि बहुत काम आता है सॉइल बनाने के लिए। नेक्स्ट इज पैटेंट रॉक मेरे यार। नेक्स्ट क्या है? पैटेंट रॉक। अब क्या फैक्टर्स जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, वो फैक्टर्स के नाम बताए। सॉइल ऑफ फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन वो क्या है? द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन वो डिस्कस करते हैं मेरे यार। देखिए सॉइल बनने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए जो मेजर फैक्टर होते हैं वो क्या है? जो मेजर फैक्टर है जो कि सॉइल के फॉर्मेशन के लिए काम आता है, वो दो चीजें हैं। वो क्या है? देखिए इसे समझिए। देखिए सॉइल फॉर्मेशन के लिए कुछ फैक्टर्स काम आते हैं, और इसमें कुछ मेजर फैक्टर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ मेजर फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जो सॉइल का फॉर्म, जो सॉइल के बनावट में फॉर्म करने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि मेजरली फैक्टर होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। और उसके अलावा भी कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में बहुत काम आते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। मेजर फैक्टर्स क्या है? देखिए मेजर फैक्टर है कि पैटेंट रॉक का नेचर क्या है।
हाँ, ये जो पैटर्न रॉक का नेचर क्या है, ये एक मेजर फैक्टर है जो कि सॉइल के फॉर्मेशन के फैक्टर है, जो कि डिटरमाइन करता है सॉइल के फॉर्मेशन को। पैटर्न रॉक का नेचर क्या है। नेक्स्ट जो मेजर फैक्टर है वो है क्लाइमेटिक फैक्टर। वो क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर। भाई क्लाइमेट कैसा है उसका, उस जगह का ड्राई है, मानसून है, या क्या है। ये मेजर फैक्टर दो है। अब अदर फैक्टर्स भी कुछ है। अदर फैक्टर जैसे कि टोपोग्राफी क्या है मेरे यार, भाई लैंड जमीन कैसी है, प्लेन है, प्लेटू है, माउंटेन है, कैसा है। सेकेंड अदर फैक्टर है कि ऑर्गेनिक मैटर कैसा है उसका। अगर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है तो सॉइल अच्छा होगा, अगर नहीं है तो अच्छा नहीं होगा मेरे यार। नेक्स्ट क्या है मेरे यार, नेक्स्ट है कि उसको कितना टाइम दिया गया है। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें डिटरमाइन करती है कुछ ऐसे फैक्टर जो कि सॉइल फॉर्मेशन में काम आते हैं। मेजर फैक्टर है पैटर्न रॉक का नेचर क्या है, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है। अदर फैक्टर से टोपोग्राफी क्या है, उस एरिया का प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, कैसा है, तो वो कि सॉइल, जैसे हमने कहा था कि भाई जो लैंड फॉर्म्स होता है वो सॉइल के टाइप को डिसाइड कर देता है। और अदर फैक्टर जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर मेरे यार क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत काम आता है। नेक्स्ट टाइम उसको कितना दिया गया उस सॉइल को बनने में। क्लियर है। इसको देखिए, ह्यूमस क्या है मेरे यार। मैंने कहा था ह्यूमस क्या है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया है, 1 को डिस्कस कर लिया गया था पार्ट 1 के अंदर, 2 डिस्कस हो गया है, ये आ गया 3 मेरे यार। पूछ रहा है भाई ह्यूमस क्या है। देखिए ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि डिकम्पोज्ड प्लांट, जो प्लांट्स मर चुके हैं उनका डिकम्पोज्ड, और जो एनिमल रिमेन्स है, एनिमल्स वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स की बॉडीज डेथ हो जाती है, उनकी एनिमल्स की बॉडी क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है। किससे, बैक्टीरिया के द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा। और जो कि क्या होता है, बाद में जाकर ह्यूमस बनाता है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि हमारे सॉइल को क्वालिटी और फर्टाइल होने में बहुत मदद करता है। ह्यूमस एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जो कि डिकम्पोज्ड प्लांट से आता है और एनिमल के रिमेन से, एनिमल्स जो मर जाते हैं उनके जो बॉडी में उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उससे जो चीज़ बनता है और वो एनिमल रिमेन्स होता है मेरे यार, वो एनिमल रिमेन्स होता है। आपने कई बार देखा होगा, आप गए होंगे कहीं, देखा होगा कोई, मान लो कोई एनिमल गिर के मर गया है, वो जमीन पड़ा है, तब 2-3 दिन या फिर 5-10 दिन के बाद आप जाओगे, देखोगे उसकी बॉडी वहाँ नहीं होगी, उसके ऊपर एक दाने दाने कुछ चीज़ें होंगी, वो एनिमल रिमेन है जिसको डिकम्पोजर्स ने बनाया है, जो कि ह्यूमस की तरह एक्ट होता है भाई, जो कि ह्यूमस की तरह एक्ट होता है सॉइल के लिए, हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए मेरे यार। और यही चीज़ को हम ह्यूमस कहते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि डिकम्पोज्ड प्लांट से और एनिमल रिमेन से बनता है। ये देखिए सॉइल फैक्टर्स, जो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं सॉइल का, उसका एक चार्ट है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से देख लो। क्लाइमेट, क्लाइमेट के अंदर बहुत सब टॉपिक्स, सब फैक्टर्स है जो कि डिसाइड करते हैं। टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल का इन्फ्लुएंस हो गया, वेदर रॉक वेदरिंग का रेट कैसा है, और ह्यूमस की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, क्लाइमेट फैक्टर्स के अंदर आते हैं सब टॉपिक्स। उसको कितना टाइम दिया गया, देखिए इसको समझिए मेरे यार। ये देखिए क्या क्या फैक्टर्स है जो कि सॉइल के फॉर्मेशन के लिए अफेक्ट करते हैं। सॉइल के फॉर्मेशन के लिए क्या फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है पैरेंट रॉक, सेकंड क्लाइमेट, थर्ड टाइम, नेक्स्ट रिलीफ, नेक्स्ट फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी। देखिए रेनफॉल से क्या होता है, रेनफॉल से पता चलता है सॉइल कितना टेम्परेचर सह सकेगा, कितने रेनफॉल के इन्फ्लुएंस को सह पाएगा, कितनी रेट की वेदरिंग होगी, और कितना ह्यूमस फॉर्मेशन हो, ये अगर क्लाइमेट डिसाइड करता है। देखिए टाइम जितना आप सॉइल को दोगे, जितना समय सॉइल को दिया जाएगा, उतनी ज़्यादा उस सॉइल के प्रोफाइल की थिकनेस बढ़ेगी। फ्लोरा फोना और माइक्रोजिम का क्या काम होता है, ये जो फ्लोरा फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी सॉइल फॉर्मेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्या करते हैं, ये ह्यूमस फॉर्मेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। रिलीफ, रिलीफ मतलब हाइट, हाइट कैसा, अल्टीट्यूड कितना है, स्लोप कैसा, ये जो अल्टीट्यूड हो गया, जो हाइट हो गया, जो कि रिलीफ होता है। अगर ज़्यादा ही ऊंचा पर सॉइल है या फिर बहुत कम में सॉइल है, तो ये डिटरमाइन करता है सॉइल का अकुमुलेशन कितना होगा मेरे यार।
पैटेंट रॉक क्या डिसाइड करता है? जो पैटेंट रॉक जो फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन को डिसाइड करता है, ये सॉइल के कलर को, सॉइल के टेक्सचर को, सॉइल के केमिकल प्रॉपर्टीज को, मिनरल्स को और कंटेंट और परमिबिलिटी को अफेक्ट करता है मेरे यार। क्लियर है? तो ये हमने कुछ फैक्टर्स देखे जो कि सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई कि लिस्ट, आपको ऐसे 3 फैक्टर्स बताने हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। 3 फैक्टर्स क्या है मेरे यार? पहला फैक्टर एक पैरेंट रॉक और पैटेंट रॉक या फिर पैटेंट मटेरियल। सेकंड इज क्लाइमेट कैसा है। थर्ड वन इज टोपोग्राफी, जो कि मैंने यहाँ आपको समझा दिया और यहाँ पर भी हमने इस चीज़ को समझ लिया। देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेरे, ये फैक्ट क्या कहता है? ये फैक्ट कहता है सॉइल को सिर्फ 1 सेंटीमीटर, अगर आपको जो ये अगर मेरा सॉइल है और इस सॉइल को मुझे भाई 1 सेंटीमीटर ऊंचा करना है, अगर ये सॉइल यहाँ पर पहले था और इसको यहाँ पर आना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर बढ़ना है, तो इस 1 सेंटीमीटर बढ़ने बहुत 100 साल लग जाए। यहाँ से यहाँ तक के सॉइल को जाने में 100 ऑफ ईयर्स लगे। कितने साल लगेंगे? 100 साल लग जाएंगे। 100 साल। क्या मैंने कहा? मैंने कहा अगर सॉइल यहाँ पर है, पहले यहाँ पर था और उसको मात्र 1 सेंटीमीटर बढ़ के यहाँ पर आना है, तो इसको होने में, इस प्रोसेस को होने में भाई 100 ईयर्स लग जाते हैं। तो सॉइल कितना इंपॉर्टेंट, मात्र 1 सेंटीमीटर सॉइल को बढ़ने में 100 साल लग जाते हैं। क्लियर है? अब मड फ्लोज क्या है मेरे यार? देख लो भाई, मड फ्लोज, यहाँ आप देख पर ये मड है जो कि फ्लो करके आ गया है जमीन पर। जो कीचड़ होता है उसका फ्लो हम मड फ्लो कहते हैं, मड कहते हैं उसको। वो अगर उसका फ्लो हो जाता है, देखिए यहाँ पर मड नहीं था बट ये कहीं से फ्लो होके यहाँ पर रोड पे आ गया है, कि यहाँ पर देखो ये जो फ्लो होके यहाँ पर आ चुकी है, इसको मड फ्लो कहते हैं। इसके एक क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर कि यार बताओ क्या 2 चीज़ें, आपको मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें बतानी है जो कि ट्रिगर करती है किसको, जो कि ट्रिगर कर रही है मड फ्लो को। पहली तो है हेवी रेन्स। अगर देखिए इन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ पर देखिए, ये देखिए पानी का लेवल बढ़ा है तो यहाँ बारिश हुई होगी। अगर ज़्यादा मात्रा में बारिश होगी तो वो जो मड को एक जगह से दूसरी जगह धक्का लेके भेज देगी। तो यहाँ पर ये जो मिट्टी यहाँ खिसक आई है, कहाँ से आई है? कहीं एक जगह पर बारिश बहुत ज़ोर से हुई है, बारिश जब धीरे धीरे खत्म हुआ तो वो जो मिट्टी है वहाँ से खिसक के यहाँ चली आ गई। तो ये पहला रीज़न था भाई, हेवी रेनफॉल। या फिर रैपिड स्नो मेल्ट, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्नो मेल्ट हो रहा तो वो स्नो अपने साथ साथ कुछ मड को भी उस जगह से लेके चला आ जाएगा मेरे यार। ठीक है? अगर ज़्यादा थोड़ा स्लोप डाउन एरियाज है, मतलब स्लोप है उस एरिया में, तब जाके होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। कंजर्वेशन मेजर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये जो कंजर्वेशन मेजर है इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे मेरे यार, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, तो हम इसको इरेज कर लेंगे। यहाँ पर कंजर्वेशन मेजर्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गाइस, इसको हम इरेज कर लेते हैं इसे। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे क्या? डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का डिग्रेडेशन कैसा होता है, जो कंजर्वेशन, इसके जो प्रोसेस, मल्चिंग हो गया, काउंटर बैरियर्स हो गया, शेल्टर बेड्स हो गए, इनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में यानी बोल तो पार्ट नंबर 3 में चर्चा करेंगे। क्लियर है? ठीक है? कैसे हो? ठीक है। आइए बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल की। भाई डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? जो सॉइल इरोजन है और सॉइल डिप्लेशन है, ये मेजर थ्रेड्स हैं जो कि सॉइल के लिए है। ये सॉइल को डिप्लेट करने के लिए, सॉइल को खराब करने के लिए 2 बड़े डिजास्टर्स हैं। एक तो सॉइल इरोजन, दूसरा है सॉइल डिप्लेशन। और सॉइल इरोजन और डिप्लेशन होने से क्या इसको डिटरमाइन करते हैं, कौन से फैक्टर? देखिए इसका होने के लिए बोथ ह्यूमन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और कुछ नेचुरल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। यानी नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर दोनों ही सॉइल एज ए रिसोर्सेज डिग्रेड होने के लिए दोनों इक्वली इसके क्या है? गुनेगार है, सॉइल इरोजन होने का और सॉइल डिप्लेशन होने का। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं
जो कि हमारे सॉयल को डिग्रेड कर रहे हैं। क्या क्या फैक्टर्स है, क्या चीज़ है जो कि हमारे सॉयल को डिग्रेड कर रहा है? सबसे पहला चीज़ है वो है डिफॉरेस्टेशन, जो कि हमारे लैंड के अंदर भी था। मतलब हम पेड़ों को काट रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, सॉयल एज ए रिसोर्सेस डिग्रेड होता है, सॉयल इरोजन होता है, सॉयल डिप्लेशन हो रहा है। पहला है डिफॉरेस्टेशन। सेकंड है भाई ओवरग्रेजिंग। हम कैटल्स का बहुत ज्यादा ओवरग्रेजिंग कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, सॉयल धीरे धीरे इनफर्टाइल हो रहा है, और जिससे वो एग्रीकल्चर की क्षमता उसकी नहीं रह रही है। थर्ड फैक्टर रीजन है जो कि हमारा सॉइल को डिग्रेड करता है, वो है ओवर यूज। हम बहुत ज्यादा ही यूज करते हैं किसका, केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का, जिससे क्या होता है, हमारा जो सॉइल बहुत खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है रेन वॉश। ये ऊपर के तो तीन चले गए ह्यूमन फैक्टर्स। देखिए ह्यूमंस पेड़ काटते हैं, ह्यूमंस अपने कैटल्स को ज़्यादा ग्रेज कराते हैं, ह्यूमंस ही केमिकल फर्टिलाइजर्स बट पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, जिससे हमारा सॉइल डिग्रेड होता है। अब कुछ नेचुरल फैक्टर्स है जैसे कि रेन वॉश। अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हुई है तो क्या होगा, तो वो जो पानी है, जो सॉइल है, उस सॉइल को वहाँ से खींच के लिए आ जाए कहाँ पर, ज़मीन पे। तो वो सॉइल का देखिए क्या होता है, बेसिकली ये हमारा सॉइल है। मैंने क्या कहा, सॉइल के डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं। तो ये जो ऊपर वाला लेयर है, ये ऊपर वाला लेयर है जो कि क्या है, टॉप सॉइल है। क्या है, टॉप सॉइल है, टीएस, टॉप सॉइल, जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है, जिसमें अपने क्रॉप्स को ग्रो करते, वेजिटेशन करते हैं मेरे यार, क्लियर है। तो क्या जब रेन बहुत ज़ोरों से बारिश होती है, जब बहुत ज़ोरों से बारिश होती है तो क्या होता है, तो रेन क्या करता है, इस ऊपर वाले सॉइल को वाश करके इस एरिया से हटा के कहीं और लेके छोड़ देता है, जिससे क्या होता है, जो लेयर में क्या होता है, ये जो ऊपर वाला सतह था, ऊपर वाला जो टॉप सॉइल था जिसमें बहुत हम वेजिटेशन करते थे, ह्यूमस था, वो सॉइल क्या हुआ, उस जगह से हट गया, वहाँ से वाश डाउन हो गया। क्या हो गया, वाश डाउन हो गया और कहीं और चला गया, जिससे क्या हुआ, जो ऊपर वाला जो लेयर था सॉइल का वो डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे कारण क्या हुआ, वो वाश हो गया, जिससे सॉइल इरोजन ऑकर होता है। अगर सॉइल के ऊपर वाला सतह वाश होकर चला गया तो इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं बेसिकली। और ये यहाँ से ऐसे होकर अगर चला जाएगा, अगर रेन बहुत ज़्यादा जोर से होगा तो वो क्या करेगा, उस सॉइल को वहाँ से हटा देगा। इसको हम कहते हैं रेन वॉश। रेन वॉश क्या कहते हैं, सॉइल को ऊपर वाले लेयर को हटा देता है वहाँ से। इससे क्या होता है, जो ऊपर वाला लेयर जहाँ हम वेजिटेशन कर पाते थे वो अगर हटा गया तो हम कहाँ करें वेजिटेशन, तो कर ही नहीं पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट नेचुरल फैक्टर होता है लैंडस्लाइड्स होने से होता है भाई। लैंडस्लाइड्स को हमने बहुत डिटेल समझ लिया था इसी लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट बाढ़ आने से, यानी बोले तो फ्लोड्स होने से, ये सभी चीज़ें हैं जो कि सॉयल को डिग्रेड करते हैं एज ए रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया मेरे यार। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे यार, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। भाई क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं। क्या कहता है कि आपको दो तरीके ऐसे बताना जिससे हमारा सॉइल पॉल्यूटेड होता है। देखिए सॉइल पॉल्यूट होते हैं, हम वेस्ट बहुत ज़्यादा फैलाते हैं और हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं। या आप चाहो तो इनको भी लिख सकते हो, आप इन मेथड्स को ही लिख सकते हो। यहाँ से भी कोई आपको मैंने 6 फैक्टर्स बताए हैं जो कि हमारे सॉइल को डिग्रेड करते हैं। आप चाहो तो उनको भी इनके जगह पर लिख सकते हो। पहला तो हम वेस्ट बहुत गंदगी फैलाते हैं, यहाँ लिख लो 7वां, डंपिंग ऑफ वेस्ट, डंपिंग ऑफ वेस्ट। तो ये दो तरीके थे जिससे क्या होता है भाई, सॉइल डिग्रेड होता है और पॉल्यूट होता है। तो भाई जो कंजर्वेशन मेजर्स था सॉइल का, वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस होगा। तब तक के लिए थैंक यू।